एक अच्छा जुजुत्सु सॉर्सरर बनने के लिए आपके अंदर कम से कम कर्स्ड एनर्जी तो होनी ही चाहिए, अनलेस यू आर द वन हु लेफ्ट इट ऑल बिहाइंड और यू आर लिटरली हर। कर्स्ड एनर्जी जुजुत्सु काइसेन पावर सिस्टम का एक बेसिक एलिमेंट है। तो कर्स्ड एनर्जी होता क्या है? कर्स्ड एनर्जी नॉन सॉर्सरर इंसानों से क्रिएट होती है। कर्स्ड एनर्जी बेसिकली क्रिएट होती है जब कोई इंसान नेगेटिव एनर्जी फील करता है, जैसे कि फियर, एंगर और सैडनेस। नॉन सॉर्सरर्स अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए उनके अंदर से कर्स्ड एनर्जी लीक होता है और ज्यादा कर्स्ड एनर्जी के लीकेज की वजह से जन्म लेते हैं कर्स्ड स्पिरिट्स। इसीलिए उन जगहों पे कर्स्ड स्पिरिट्स ज्यादा पैदा होते हैं जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। एक नॉन सॉर्सरर और एक सॉर्सरर में यही मेन डिफरेंस है कि एक सॉर्सरर अपने अंदर की कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है और कर्स्ड एनर्जी के ऊपर कंट्रोल की वजह से एक सॉर्सरर कर्स्ड एनर्जी को और क्रिएट भी कर सकता है। और क्योंकि एक सॉर्सरर अपने अंदर की कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है तो उनके अंदर से कर्स्ड एनर्जी लीक बेसिकली ना के बराबर होती है। और यही एक मेन कारण है कि गेटो सारे नॉन सॉर्सरर्स को मारना चाहता था। सॉर्सरर्स इन कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं कर्स्ड स्पिरिट्स और बाकी हरामी सॉर्सरर्स से लड़ने के लिए, और इसी कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल होता है कर्स्ड टेक्निक में। तो अब सवाल आता है कि कर्स्ड टेक्निक क्या होता है? कर्स्ड टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जिनका इस्तेमाल किया जाता है कर्स्ड एनर्जी को यूटिलाइज करके। अब कर्स्ड टेक्निक के अंदर भी दो तरह की टेक्निक्स आती है, पहली इनेट टेक्निक्स और दूसरी इनहेरिटेड टेक्निक्स। इनेट टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जो यूजर के पास उनके जन्म से ही होती है। ये टेक्निक्स यूजर के ब्रेन पे एनग्रेव्ड होती है और कोई भी सॉर्सरर टाइम दे के अपने इनेट टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकता है। इसके बाद आती है इनहेरिटेड टेक्निक। इनहेरिटेड टेक्निक्स वो टेक्निक्स है जो कि बेसिकली क्लैंस के ब्लड लाइन के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है। इस टेक्निक का एक फायदा है और एक नुकसान है। फायदा यह है कि यूजर प्रीवियस डेटा और अपने क्लैन के रिसर्च के मदद से अपने इनहेरिटेड टेक्निक्स को और इम्प्रूव कर सकता है, और यही बेसिकली नुकसान भी है क्योंकि यही डेटा और रिकॉर्ड सामने वाली टीम भी जान के यूजर के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकती है। रिवर्स कर्स टेक्निक एक हीलिंग टेक्निक है जो नेगेटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई करके यूज की जाती है। जैसा कि गोजो सेंसे ने तोजी को पेलने से पहले बताया था कि कर्स्ड एनर्जी नेगेटिव एनर्जी से बनी जाती है और नेगेटिव एनर्जी को आपस में मल्टीप्लाई करके बनती है पॉजिटिव एनर्जी, जिसकी मदद से इस्तेमाल किया जाता है रिवर्स कर्स टेक्निक का। किसी भी सॉर्सरर के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना और सीखना काफी हार्ड है। इवन गोजो जिसके पास लिमिटलेस और 6 आइज थी, उसने भी तोजी के हाथों कुत्ते की मौत मरने के वक्त रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल सीखा था। रिवर्स कर्स टेक्निक के इस्तेमाल से आप ऑलमोस्ट कुछ भी हील कर सकते हो। रिवर्स कर्स टेक्निक से आप हील कर सकते हो अपने लिम्स, खुद को हील कर सकते हो ऑब्वियसली। रिवर्स कर्स्ड एनर्जी के इस्तेमाल से आप कर्स्ड एनर्जी बर्नआउट को भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि इन कुछ एप्लीकेशंस में से सबसे हार्डेस्ट चीज है। इसके बाद बहुत ही कम लोग हैं जो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक के इस्तेमाल से दूसरों को हील कर सकते हैं। रिवर्स कर्स टेक्निक के अभी तक हमने टोटल 11 यूजर्स को देखा है और वो 11 यूजर्स हैं शोको, यूटा, गोजो, सुकुना, केंजाकू, हिगुरामा, हकारी, यूकी, उराउमे, इरोई और रिसेंट चैप्टर्स के बाद यूजी, इतादोरी। कर्स टेक्निक रिवर्सल वो टेक्निक होती है जो कि पॉजिटिव एनर्जी को नॉर्मल कर्स टेक्निक में डाल के बनाई जाती है और ये पॉजिटिव एनर्जी यूटिलाइज होती है रिवर्स कर्स टेक्निक के इस्तेमाल से। कर्स टेक्निक रिवर्सल्स एक यूजर के कर्स टेक्निक का उल्टा होता है, जैसे कि गोजो की कर्स टेक्निक है ब्लू जो चीजों को अट्रैक्ट करती है, और अगर इसी कर्स टेक्निक ब्लू में पॉजिटिव एनर्जी डाल दिया जाए तो फिर कर्स टेक्निक रिवर्सल बनती है जिसे हम कहते हैं रेड, और ये चीजों को अट्रैक्ट करने की जगह रिपेल करती है। इसी तरह जब केंजाकू ने एंटी ग्रेविटी सिस्टम के साथ रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया था तब उसके आसपास के एटमॉस्फेयर की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर कर्स टेक्निक का एक रिवर्सल हो। इसके साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि कर्स टेक्निक रिवर्सल की वजह से नॉर्मल कर्स एनर्जी 2 गुना ज्यादा यूज होती है। इसके बाद ये चीज भी क्लियर नहीं है कि कर्स टेक्निक रिवर्सल नॉर्मल कर्स टेक्निक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चीज से बेसिकली हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्स टेक्निक रिवर्सल एक यूजर के नॉर्मल कर्स टेक्निक का उल्टा है। इसके इस्तेमाल से यूजर के पास और ऑप्शन आ जाते हैं और न्यू एबिलिटीज भी। बाइंडिंग वाव बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है 2 सॉर्सरर्स के बीच में। ये एक अनब्रेकेबल पैक्ट या प्रॉमिस होता है जो 2 सॉर्सरर या फिर ग्रुप ऑफ सॉर्सरर्स के बीच में बनाया जा सकता है। बाइंडिंग वाव्स के अंदर भी बेसिकली 2 तरह के बाइंडिंग वाव्स आ सकते हैं, एक जो खुद से ही एग्रीमेंट हो और दूसरा की एक से ज्यादा सॉर्सरर के बीच में। पहले वाले की बात करें कि जिसका खुद से ही बाइंडिंग वाव बना हो, उसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं नानामी का ओवर टाइम। नानामी के ओवर टाइम को हमने
पहली बार देखा था नानामी वर्सेस माहितो वाली फाइट में, जहाँ पे नानामी इस चीज के बारे में एक्सप्लेन भी करता है। जो बाइंडिंग वाव एक इंडिविजुअल के बीच में बनती है, उसमें बेसिकली यूजर को अपनी कुछ चीजें रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है फॉर अ ग्रेटर पावर। नानामी के ओवर टाइम बाइंडिंग वाव में नानामी नॉर्मल वर्किंग आवर्स में अपने कर्स्ट एनर्जी के फुल पोटेंशियल को नहीं इस्तेमाल कर सकता, पर उस टाइम पीरियड के बाद नानामी की कर्स्ट एनर्जी नॉर्मल से भी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी मदद से वो और स्ट्रांग हो जाता है। और क्या आपको पता है कि रिवीलिंग वंस हैंड इज एक्चुअली अ बाइंडिंग वाव? अपने सामने वाले ओपोनेंट को अपनी कर्स टेक्निक के बारे में समझा के उस कर्स टेक्निक की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। बेसिकली इसके पीछे का रीजन है कि एक सॉर्सरर या कर्स स्पिरिट अपने कर्स टेक्निक के बारे में समझा के रिस्क में आ सकते हैं, पर इसी वजह से जिस कर्स टेक्निक के बारे में समझाया गया है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हमको एग्जैक्टली नंबर्स में नहीं पता है कि कितनी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इस चीज की वजह से, पर हमको एक चीज का पता है कि सुकुना इस चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था जोगो के सामने, ताकि जोगो को फाइट करने में और तकलीफ नहीं हो। दूसरा है बाइंडिंग वाव्स, जो एक से ज्यादा सॉर्सरर के बीच में होता है। इसका लॉजिक भी सिंपल है, आपस में कुछ चीजें पाने के लिए बाइंडिंग वाव्स एक दूसरे से बनाया जाता है। बाइंडिंग वाव्स किसी से जबरदस्ती एक्सेप्ट नहीं कराया जा सकता है। सीरीज के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि सुकुना जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भी यूजी को मनाना पड़ा था बाइंडिंग वाव एक्सेप्ट करने के लिए। हमें ये पता है कि एक बाइंडिंग वाव को कोई भी तोड़ना नहीं चाहता है, और उसको तोड़ने के बाद एग्जैक्ट पनिशमेंट क्या होगी इसके बारे में हमको डिटेल में नहीं पता है, पर ये एक चीज हम कंफर्म बता सकते हैं कि इसे कोई तोड़ेगा नहीं, क्योंकि सुकुना और केंजाकू पूरे सीरीज के सबसे हरामी और लीचड़ इंसान है, और ऐसे लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बावजूद भी बाइंडिंग वाव कभी भी नहीं तोड़ना चाहते। हेवनली रेस्ट्रिक्शन एक कर्स टेक्निक की तरह होता है, जो यूजर के जन्म से ही उसके साथ होता है। ठीक कर्स टेक्निक की तरह हेवनली रेस्ट्रिक्शन एक ब्लेसिंग है जो सॉर्सरर अपने साथ लेके पैदा होता है। ऑल्दो अनलाइक कर्स टेक्निक, हेवनली रेस्ट्रिक्शन काफी रेयर है, क्योंकि पूरे जुजुत्सु काइसेन सीरीज में हमने इसके सिर्फ 3 ही यूजर्स देखे हैं, और वो है तोजी, माकी और मेकामारू। हेवनली रेस्ट्रिक्शन का मेन फंक्शन ये है कि जिस यूजर के पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन होता है उसके फिजिकल एबिलिटी का एक एस्पेक्ट उनसे छीन लिया जाता है, पर फिर इसी चीज की वजह से उनके दूसरे फिजिकल एबिलिटीज एक नॉर्मल सॉर्सरर से कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम कह सकते हैं कि हेवनली रेस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत सिमिलर है एक बाइंडिंग वाव से, जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते एक चीज नर्फ होने की वजह से दूसरी चीज बफ हो जाती है। दोनों में फर्क इतना है कि हेवनली रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जो प्रोहिबिशन लगते हैं उन्हें ओवरकम किया जा सकता है, जो हमने माकी और मेकामारू के केस में देखा है। पहले बात करते हैं मेकामारू के हेवनली रेस्ट्रिक्शन के बारे में और कैसे उसने अपना हेवनली रेस्ट्रिक्शन तोड़ा था। मेकामारू का हेवनली रेस्ट्रिक्शन तोजी और माकी का उल्टा है। मेकामारू अपने मेजॉरिटी ऑफ लिम्स के बिना पैदा हुआ था, और उसके ऊपर से उसकी स्किन इतनी फ्रेजाइल है कि मूनलाइट भी उसे जला सकती है, और इन सब चीजों की वजह से उसके शरीर में अक्सर दर्द होता रहता है। ये था मेकामारू के हेवनली रेस्ट्रिक्शन का नर्फ वाला पार्ट। इतनी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से मेकामारू को रिटर्न में अबव एवरेज लेवल कर्स्ट एनर्जी मिली है, और रेंज जिसकी मदद से वो पूरे जापान में कहीं भी पपेट मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर सकता है। और चीजें तब बदल गई जब मेकामारू ने माहितो और केंजाकू के साथ एक बाइंडिंग वाव बनाया था, जिसके चलते अंदर से इंफॉर्मेशन लीक करने के बदले में मेकामारू ने माहितो की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने शरीर को वापस खूबसूरत बना लिया। नेक्स्ट मॉमी माकी। माकी का हेवनली रेस्ट्रिक्शन मेकामारू के हेवनली रेस्ट्रिक्शन का पूरा उल्टा है। मेकामारू की तरह बहुत ज्यादा कर्स्ट एनर्जी होने की जगह माकी के पास ऑलमोस्ट ना के बराबर कर्स्ट एनर्जी है, जिसके बदले में उसे एक खूबसूरत बदन मिला है। माकी की फिजिकल स्ट्रेंथ और एजिलिटी एक नॉर्मल इंसान के कंपेयर में कई ज्यादा है, और हम ये भी कह सकते हैं कि माकी का हेवनली रेस्ट्रिक्शन इनकम्प्लीट है, और इसका कारण है उसका एज अ ट्विन पैदा होना। पर ये सब चीजें भी बदल जाती है जब उसके ट्विन सिस्टर माई की मौत हो जाती है, और इसके बाद फाइनली माकी चैप्टर 150 में अपने हेवनली रेस्ट्रिक्शन को कंप्लीट कर लेती है और बन जाती है नेक्स्ट तोजी। स्पीकिंग ऑफ विच, नंबर 3 डैडी तोजी। जैसा कि माकी के हेवनली रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया है, तोजी का हेवनली रेस्ट्रिक्शन भी सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि तोजी का हेवनली रेस्ट्रिक्शन कंप्लीट है, यानी लो लेवल कर्स्ट एनर्जी की जगह तोजी में थोड़ी सी भी कर्स्ट एनर्जी नहीं है। तोजी पूरे जुजुत्सु काइसेन का एक लौता कैरेक्टर है जो बिना कर्स्ट एनर्जी के पैदा हुआ था। कहा जाता है कि इवन जब एक बच्चा पैदा होता है ताजा जिसने कोई नेगेटिव इमोशन फील नहीं किया हो, उसमें भी थोड़ी बहुत कर्स्ट एनर्जी होती है, बट तोजी वाज बिल्ट डिफरेंट। ब्लैक फ्लैश वन ऑफ द मोस्ट एलीट एबिलिटीज में से एक है जो कर्स्ट एनर्जी मैनिपुलेशन के इस्तेमाल से पाई जाती है। डोमेन एक्सपेंशन की तरह ही ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करना काफी हार्ड है, क्योंकि हमने काफी कम कैरेक्टर्स को देखा है
जिनके पास इतना स्किल लेवल है जो ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल कर सके। ब्लैक फ्लैश वो अजूबा है जो पाया जाता है जब सॉर्सरर एक फिजिकल हिट मारने के 1 ट्रिलियन सेकेंड के बाद अपने कर्स्ड एनर्जी को उस हिट पे अप्लाई करता है। जब एक सॉर्सरर ये कर पाता है तब उसकी कर्स्ड एनर्जी ब्लैक दिखाई देती है, और जब एक ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल होता है तो उसका हिट एक नॉर्मल हिट के कंपेयर में पावर ऑफ 2.5 से एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अटैक का पावर 10 है और उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2.5 से तो उस अटैक का डैमेज 25 हो जाएगा। पर अगर हम उससे 2.5 से रेज कर दे तो उस अटैक का पावर 300 तक पहुंच जाएगा। इसीलिए ब्लैक फ्लैश को यूज कर पाना इतना हार्ड है, क्योंकि उसमें स्किल और कंसंट्रेशन इमेंस अमाउंट में चाहिए होता है। और पूरे जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में कोई भी सॉर्सरर अपनी मर्जी से एट विल एक ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जब एक ब्लैक फ्लैश यूज हो जाता है तो सॉर्सरर एक जोन में चला जाता है, जिसके बाद उसके लिए ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करना और इजी हो जाता है। इन सब चीजों के साथ ही साथ ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करने के बाद एक सॉर्सरर अपने 120% पोटेंशियल तक पहुंच जाता है। आगे मांगा में ये भी बताया गया है कि मल्टीपल ब्लैक फ्लैश मारने के बाद एक सॉर्सरर अपने कर्स्ड एनर्जी पुल को वापस रिस्टोर कर सकता है, पर इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमको मांगा में डिटेल में नहीं बताया गया है। स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट, सिंपल बैरियर। बैरियर्स का इस्तेमाल होता है किसी इंसान को छुपाने, रोकने या फिर उस बैरियर के अंदर आने से। सिंपल बैरियर की खासियत ये है कि कोई भी सॉर्सरर जिसके पास इनफ कर्स्ड एनर्जी है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसका इस्तेमाल हमने शिंजुकू शोडाउन आर्क में होते हुए देखा भी है। जब गोजो वर्सेस सुकुना वाली फाइट स्टार्ट होने वाली होती है तब जुजुत्सु आई असिस्टेंट मैनेजर क्योटाका इचिजी सिंपल बैरियर का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है सिंपल बैरियर बट विद अ पर्सनैलिटी, कर्टन। कर्टन बेसिकली एक बड़ा सा सिंपल बैरियर है जो स्फीयरिकल शेप में फॉर्म होता है। एक कर्टन कॉमनली नॉन सॉर्सरर से जुजुत्सु वालों के काले काम यानी लफड़े, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, मास मर्डर जैसी चीजें छुपाने में काम आता है। और इसके साथ ही साथ कर्टन डालने के बाद कर्स स्पिरिट्स को खुद ही अपना नंगा बदन जबरदस्ती दिखाना पड़ता है, यानी नो मोर हाइडिंग। बेस्ड ऑन स्किल लेवल्स कर्टन्स कस्टमाइज्ड भी हो सकते हैं, जो हमने सीरीज में कई बार देखा भी है। ओवरफ्लो की ग्वॉक बैरियर टेक्निक से भी ज्यादा फेमस नेक्स्ट बैरियर टेक्निक है डोमेन एक्सपेंशन। डोमेन एक्सपेंशन एक इनेट डोमेन है जो मैनिफेस्ट होता है जब यूजर अपने कर्स्ड एनर्जी की मदद से बैरियर बनाता है जो उसकी इनेट टेक्निक से भरा होता है। डोमेन एक्सपेंशन के डोमेन का मतलब होता है कि एक सॉर्सरर का मेंटल लैंडस्केप जो उसके जन्म से ही उसके साथ होता है, और जब सॉर्सरर अपने इस मेंटल लैंडस्केप को एक्सपेंड करता है विद अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट यानी बैरियर, तब उस घटना को हम डोमेन एक्सपेंशन कहते हैं। डोमेन एक्सपेंशन में भी दो तरह के डोमेन आते हैं, लीथल और नॉन लीथल। लीथल डोमेन ज्यादा कॉमन डोमेन्स होते हैं क्योंकि इसके मदद से यूजर को इनहेंस्ड कॉम्बैट एबिलिटीज मिलती है, यानी इस डोमेन में यूज की गई टेक्निक्स एम्पलीफाइड हो जाती है और गारंटी मिल जाती है डोमेन में इस्तेमाल किए गए टेक्निक्स ओपोनेंट को हिट ही करेंगे, जिसे हम श्योर हिट इफेक्ट या कांट मिस इफेक्ट भी कहते हैं। मीनवाइल नॉन लीथल डोमेन ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक होते हैं। नॉन लीथल डोमेन बनाना कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि नॉन लीथल डोमेन पावर की जगह यूटिलिटी पे फोकस करता है, यानी जो भी इस डोमेन में होता है उसे एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द नॉन लीथल डोमेन यूजर की कर्स टेक्निक ही होती है। इसका मतलब हकारी की कर्स टेक्निक है आइडल डेथ गैम्बलिंग और हिगिरुमा की कर्स टेक्निक है डेडली सेंटेंसिंग। इस सब के साथ ही साथ मेरी डेटिंग लाइफ से इंस्पायर्ड डोमेन भी एग्जिस्ट करते हैं, बिचलेस आई मीन बैरियरलेस डोमेन। नाम से आपको पता चल ही गया होगा, डोमेन जिसमें बैरियर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एम्प्टी बैरियर। जैसा नाम से आप समझ ही सकते हो, एम्प्टी बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो खाली जगह से बनते हैं। इनका आउटर शेल हेक्सागन शेप से फॉर्म होता है और इस बैरियर के अंदर का स्ट्रक्चर एक स्किल बैरियर यूजर अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, केंजाकू ने इसका इस्तेमाल करके एक मूवी थिएटर बनाया था जिसमें बैठ के उसने चोसो को अपना प्लान बताया था, और इसी तरह टेंगेन ने टूम ऑफ द स्टोर कॉरिडोर के ऊपर कई सारे एम्प्टी बैरियर्स बनाए थे जिसे वो आसानी से एक्सेस कर सकता था और जरूरत पड़ने पे इरेज भी कर सकता था। प्योर बैरियर। प्योर बैरियर्स बैरियर टेक्निक का सुपीरियर वर्जन है। टेंगेन ने ऐसे कई बैरियर्स पूरे जापान में लगा के रखे हैं और इसकी मदद से कर्स स्पिरिट्स को कंट्रोल में रखा जाता है। और जुजुत्सु आई के
असिस्टेंट मैनेजर्स के हाथों से इस्तेमाल हुए बैरियर टेक्निक्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इंपीरियल पैलेस, टूम्ब ऑफ स्टार, यामाकुनी मॉसिलियम और माउंट हीडा, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट प्योर बैरियर्स हैं जो जुजुत्सु काइसन की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। बोन बैरियर टेक्निक प्योर बैरियर से भी ज्यादा सुपीरियर है। केंजाकू ने एग्जिस्टिंग प्योर बैरियर्स को फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करके कलिंग गेम्स को होस्ट किया था। अब हम बात करते हैं एंटी डोमेन टेक्निक्स के बारे में, स्टार्टिंग विद द ऑब्वियस न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। सिंपल डोमेन की रचना एंशिएंट सॉर्सरर आशिया सादात्सुना ने हेयन एरा में की थी। इस सॉर्सरर ने सिंपल डोमेन टेक्निक का आविष्कार किया था ताकि वीक सॉर्सरर्स के पास भी डोमेन टेक्निक्स हो। सिंपल डोमेन एक एंटी डोमेन टेक्निक है जिसके इस्तेमाल से यूजर के आसपास एक छोटा सा डोमेन बन जाता है जो ओपोनेंट के डोमेन के श्योरिट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। सीक्रेट आर्ट, फॉलिंग ब्लॉसम, इमोशन। सीक्रेट आर्ट टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जो जुजुत्सु सॉर्सरर के 3 मेन फैमिली यानी ज़ेनिन, कामो और गोजो क्लैन में पास डाउन होती है। फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन उनमें से ही एक है। यह एंटी डोमेन टेक्निक सिंपल डोमेन से ज्यादा यूनिक है। छोटा सा डोमेन बनने की जगह ये टेक्निक कर्स्ट एनर्जी से काउंटर करती है जब ओपोनेंट का श्योरिट इफेक्ट कांटेक्ट में आता है। डोमेन एम्प्लीफिकेशन, इस टेक्निक के इस्तेमाल से यूजर की बॉडी उनके डोमेन के थिन लेयर से कवर्ड हो जाती है जिसकी मदद से कोई भी कर्स टेक्निक नलीफाई हो सकती है। हाउएवर डोमेन एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल करते वक्त यूजर अपने इनेट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉलो विकर बास्केट। इस टेक्निक को हम बुड्डो का सिंपल डोमेन कह सकते हैं क्योंकि दोनों की फंक्शनिंग सेम है और इसका इस्तेमाल हमने बुड्ढे इनकार्नेट सॉर्सरर को करते हुए देखा है। इस टेक्निक के इस्तेमाल से यूजर के आसपास एक स्फीयरिकल बैरियर बन जाता है जो दिखने में वुवन बास्केट की तरह लगता है। इस टेक्निक के इस्तेमाल से कास्टेड डोमेन का श्योरिट इफेक्ट को नलीफाई किया जा सकता है।